नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसके पहले वीडियोस में हमने देखा कि सेल इंजरी क्या होती है, टाइप्स ऑफ देखे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल देखे, रिवर्सिबल कैसी होती, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में, वो पूरी हमने प्रोसेस देखे। इसके अलावा क्या होता है, हम अब देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको जो मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलते हैं, क्योंकि इस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बेस पे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप कोई डिजीज से सफ़र कर रहे हैं और उसका हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन कराते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन कराते हैं या फिर बिना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन भी हम उस चीज़ ऑर्गन को या टिश्यू को सेल को देखते हैं, और यदि हमको जो चेंजेस उसमें दिख रहे हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल बदलाव उसमें हमको दिख रहे हैं, जो उसके शेप एंड साइज में जो बदलाव दिख रहा है, जो उसके अंदर के ऑर्गेनल्स में जो बदलाव दिख रहा है, वो जो बदलाव है उसके बेस पे भी हम बता सकते हैं कि ये क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी है। मतलब रिवर्सिबल सेल इंजरी है, इसका मतलब जो कॉज है, यदि हम उसको रिमूव करते हैं, कॉज को यदि हम अलग करते हैं, तो ये इंजरी जो है मतलब फिर से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक सेल है, उसमें वो इंजरी हुई है, और उसमें इंजरी होने के बाद उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं, यदि वो रिवर्सिबल टाइप के होंगे, ठीक है, और जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, यदि हमको मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस रिवर्सिबल में होते हैं, यदि हमको वो पता हो, और यदि हम वो देखते हैं और ऐसा लग रहा है कि भाई वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, रिवर्सिबल वाले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, इसका मतलब हमें एक आइडिया हो जाएगा, एक हम क्लिनिकली पेशेंट को ठीक करने के लिए हम उसे सपोर्ट दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, और उसे बोल सकते हैं कि मैं इस डिजीज को क्योर कर सकता हूँ, मैं इस डिजीज को ठीक कर सकता हूँ, कॉज को रिमूव करके, कॉज को रिमूव करके इसको मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है कि यदि उसको उसका जो नॉलेज है, यदि उस टाइम उसको वहां पर अप्लाई करता है नॉलेज के बेस पे कि भाई ये वाकई रिवर्सिबल है, तो वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा पेश डॉक्टर कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें जो हमको चेंजेस मिलेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी में, हमको जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिलेंगे, यदि हम उसकी स्टडी प्रॉपरली कर लेते हैं, तो हमें हमारे पेशेंट को ठीक करने में, डिजीज को ठीक करने में, डिजीज को क्योर करने में बहुत सहायता मिलती है। वाकई हम बोल सकते हैं कि ये मॉर्फोलॉजी जो है रिवर्सिबल की है, इसका मतलब इसको हम ठीक कर पाएंगे। लेकिन यदि इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजी होगी तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। इरिवर्सिबल मॉर्फोलॉजी भी हम आगे जाके देखने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम लोग रिवर्सिबल सेल इंजरी को पहचानने की कोशिश करेंगे, या रिवर्सिबल सेल इंजरी में कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और उस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करने के लिए भी जो मैंने आपको रिवर्सिबल की जो पैथोजेनेसिस बताई है, वो अंदर काम करेगी, वो अंदर काम करेगी तभी तो मॉर्फोलॉजी प्रोड्यूस हुई है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल बेस में भी हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, वो एग्जैक्टली देखेंगे। तो जब कभी भी बॉडी में रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, जब कभी भी बॉडी में रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, तो हमें 4 मॉर्फोलॉजिकल बदलाव मिल सकते हैं। 4 मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मिल सकते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में, और जिसके बेस पे हम पहचान सकते हैं कि हम डिजीज को क्योर कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं, नॉर्मल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉज को रिमूव करके। तो पहला जो है, फोर्थ चेंज पहला है सेलुलर स्वेलिंग। जब भी बॉडी में सेलुलर स्वेलिंग होती है, तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होता है, या रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजी होती है। फैटी चेंजेस पढ़ेंगे भी हम लोग आगे। फैटी चेंजेस ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल मॉर्फोलॉजी है, रिवर्सिबल सेल इंजरी की मॉर्फोलॉजी है। फिर है हाइलिन चेंजेस, नेक्स्ट है हाइलिन चेंजेस, और लास्ट है म्यूकॉइड चेंजेस। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको मिलते हैं काय में, सेल की मॉर्फोलॉजी में। पहला है सेलुलर स्वेलिंग, फैटी चेंजेस, हाइलिन चेंजेस, म्यूकॉइड चेंजेस। चारों अपने आप में अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, और जो हमको
बताता है कि चारों हमको मिलता है, चारों में से कोई एक मिलता है तब भी हम सोच सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है, चारों के चारों मिल सकते हैं तो ये तब भी रिवर्सिबल है। तो चारों का अलग-अलग कंडीशन है जिसके हम लोग स्टडी करेंगे और चारों के चारों हमको मिलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमको मिलेंगे। जब भी बॉडी में रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, जहाँ भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, जहाँ भी रिवर्सिबल सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस होगी, वहाँ पर ये हमको चेंजेस मिल सकते हैं या मिलते हैं। ठीक है? तो पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेलुलर स्वेलिंग। सेलुलर स्वेलिंग या इसका एक और नाम होता है हाइड्रोपिक स्वेलिंग। अब एग्जाम के व्यू से हम बात करें, एग्जाम से के व्यू में भी ये चारों के चारों सेपरेट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सेलुलर स्वेलिंग सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, हाइड्रोजन क्वेश्चन नाम से आ सकता है, आपका फैटी चेंजेस आ सकता है, ठीक है। और लास्ट हम देखेंगे म्योकॉइड चेंजेस, हम लोग वो भी सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं सेलुलर स्वेलिंग, उसका एक और नाम होता है हाइड्रोपिक स्वेलिंग। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हाइड्रोपिक स्वेलिंग नाम से भी आया है। एक और नाम भी आपको बताऊंगा, क्लाउडी स्वेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए सेलुलर स्वेलिंग, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, हाइड्रोपिक चेंजेस, क्लाउडी चेंजेस, क्लाउडी स्वेलिंग, कोई भी नाम आ जाए। फिर से सेलुलर चेंजेस, सेलुलर स्वेलिंग, हाइड्रोपिक चेंजेस, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, क्लाउडी चेंजेस, क्लाउडी स्वेलिंग, जो नाम से आ जाए आपको यही लिखना है। ठीक है, तो जब भी क्या होता है, आपकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है जिस सेल में, और वहां हमको क्या मिल रहा है, सेलुलर स्वेलिंग मिलती है, तो उसमें जो कॉज होंगे, जो हम कॉज होंगे, वो बिल्कुल जो आपने सेल इंजरी में पढ़ा है, जो मैंने आपको कॉज बताए हैं, पूरे के पूरे यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल वही कॉज हो सकते हैं, क्योंकि वो जो कॉज मैंने आपको बताया था, रिवर्सिबल में भी काम कर सकते हैं, इरिवर्सिबल में काम करते हैं। बिल्कुल वही के वही आप यहाँ पर एग्जाम में जब लिखेंगे तो पूरे के पूरे यहाँ पर वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो कॉजेज है वही है हाइपोक्सिक इस्चेमिक चेंजेस, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, माइक्रोबियल, पॉइजन, बर्न, हाई फीवर। तो जो हमने वहां बताया वो के पूरे आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई जो सेलुलर स्वेलिंग क्या होती है। कॉमनेस्ट एंड अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेल इंजरी, जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है तो उसकी सबसे फर्स्ट, सबसे अर्लीस्ट जो चेंज हमको मिलता है मॉर्फोलॉजिकल, वो होता है सेलुलर स्वेलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है तो सबसे कॉमन, सबसे पहला अर्लीस्ट जो मॉर्फोलॉजिकल बदलाव होता है वो क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग होता है। ठीक है, इसका एक और नाम होता है हाइड्रोपिक चेंजेस या हाइड्रोपिक स्वेलिंग। इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, intracellular accumulation of water, intracellular accumulation of water या abnormal accumulation of water, intracellularly जो abnormal accumulation of water होगा वो है आपका हाइड्रोपिक चेंजेस या हाइड्रोपिक स्वेलिंग बोलेंगे हम लोग। फिर है क्लाउडी स्वेलिंग, जो है क्लाउडी स्वेलिंग हमको उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें वैक्यूल डिजनरेशन। वैक्यूल हमको मिलते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल फॉर्मेशन हो जाते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन हमको मिलता है जब वहां पर एबनॉर्मल एक्सेसिव वाटर एक्यूमुलेट होने लगेगा काय में, सेल के अंदर, जिसे हम बोलेंगे सेलुलर स्वेलिंग, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोपिक स्वेलिंग, जिसे हम बोलेंगे क्लाउडी स्वेलिंग। वहां पर उस वाटर कण छोटे छोटे वैक्यूल, ऐसे छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो माइक्रोस्कोप में देखने में मालूम चलते हैं, उन्हें हम वैक्यूल बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसलिए हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशन बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल हम उसे बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक जो वैक्यूल फॉर्म हो रहा है या स्वेलिंग जो फॉर्म हो रही है, क्लाउडी स्वेलिंग जो हो रही है, सेलुलर स्वेलिंग जो हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है, तो आपको बता दूं, ये हमारी बॉडी में सेल है। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कॉज मैंने आपको बताया, बिल्कुल वही कॉज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, करना ही है वही आपको। अब आगे मैकेनिज्म में देखेंगे। तो ये सेल है हमारी, मानते हैं इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म में होता है मैक्सिमम वाटर होता है। तो इसके साइटोप्लाज्म का जो वाटर या साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सेल में 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं या 3 इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं वो इस वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। पहला जो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है पहली। दूसरी जो होती है, इस मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट टाइप के पंप होते हैं, जैसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं वो। और तीसरा क्या होता है आपका, यहाँ पर बनने वाली एटीपी। ठीक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो, ठीक है, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं, सोडियम को नॉर्मली सेल के बाहर पंप करवाते हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में, हेल्दी सेल में सोडियम क्या होता है, सेल से बाहर जाता है, सेल से बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर आता है। क्योंकि सोडियम जहां जाता है वहां वाटर होता है, जहां सोडियम जाएगा वहां वाटर जाएगा। यदि हम सेल के, हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर यदि सोडियम जमा होने लगेगा तो अंदर पानी जमा होने लगेगा और वो स्वेलिंग कर दे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपको सेलुलर स्वेलिंग नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि सोडियम का जो मॉलिक्यूल होता है वो बाहर की ओर पंप होता है, सोडियम का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो इस पंप को का काम क्या होता है, सोडियम को बाहर करना और सोडियम को बाहर करना और पोटेशियम को अंदर लेना, ये काम होता है, ठीक है। लेकिन इसे करने के लिए इसको चाहिए एटीपी, एटीपी चाहिए होती। तो मतलब मेम्ब्रेन अच्छी होगी तो सोडियम पोटेशियम पंप अच्छा होगा, सोडियम पोटेशियम पंप अच्छा होगा तो उसको काम करने के लिए वहां पर हेल्दी आपको एटीपी चाहिए। मतलब तीनों चीज होंगे तब आपके अंदर का जो वॉल्यूम है, साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन होगा। लेकिन यदि तीनों के तीनों तीनों में से कोई भी एक डिस्टर्ब हो जाए, तीनों डिस्टर्ब हो जाए, तीनों में से कोई भी एक डिस्टर्ब हो जाए तो मां, जैसे डिस्टर्ब हो जाएगा, तीनों में से कोई भी एक चीज डिस्टर्ब हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा आपका, मान लेते हैं, खासकर हम मान लेते हैं कि आपका सोडियम पोटेशियम पंप खराब हो गया तो सोडियम बाहर पंप नहीं हो पाएगा, ठीक है। एटीपी नहीं बन रही है, सोडियम पोटेशियम पंप बिल्कुल ठीक है आपका, लेकिन एटीपी नहीं बन रही है तो सोडियम पंप काम नहीं करेगा, सोडियम पंप काम नहीं करेगा, फिर सोडियम बाहर नहीं निकल पाएगा। सोडियम बाहर नहीं निकल पाएगा तो सोडियम कहाँ जमा हो जाएगा, सोडियम सेल के अंदर जमा हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जहां सोडियम जाता है वहां पानी जाता है, तो इस सोडियम अंदर जमा रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वाटर को अंदर की ओर लेके आएगा। और वाटर अंदर की ओर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। वाटर का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो सेल कैसे होने लगेगी, फूलने लगेगी, स्वेलिंग आने लगेगी। इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेलुलर स्वेलिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, पानी का होने वाली। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लाउडी स्वेलिंग। इसी को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल फॉर्मेशन। तो जब कभी भी जब कभी भी इन कॉज, जो मैंने आपको कॉज बताए थे, पूरे कॉज के कारण यदि क्या हो जाए, सोडियम पोटेशियम पंप बंद कर हो जाए, खासकर इसमें होता है एटीपी नहीं बन रही है, तो एटीपी नहीं बनेगी, सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा, सोडियम बाहर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर रह जाएगा, अंदर पानी आने लगेगा ड्यू टू सोडियम, जहां सोडियम जाता है वहां पानी आता है, पानी अंदर आने लगेगा, सेल के अंदर पानी जमा होने लगेगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होने लगेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, सेलुलर स्वेलिंग बोलेंगे, पानी कांट स्वेलिंग हो रही है हाइड्रोपिक स्वेलिंग बोलेंगे, क्लाउडी स्वेलिंग बोलेंगे, एंड वहां पर पानी जमा हो रहा है वो वैक्यूल फॉर्म कर रहा है तो हम वैक्यूल फॉर्मेशन भी बोलेंगे। तो ये फाइनली होता है। तो ये तीनों लेवल यदि गड़बड़ हो जाएंगे तो आपका इंटरफेयर करेगा कोई भी तो डैमेज हो जाएगा कि आपका एनी लेवल, सोडियम रिटेंशन ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर सोडियम का रिटेंशन, वहां सोडियम रुक जाएगा। और टू मेंटेन द आइसोऑस्मोटिक कंडीशन, वाटर रिटेंशन, मतलब सोडियम की आइसोऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वहां पर क्या हो जाएगा, वाटर आ जाएगा और फाइनली सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी एंड हाइड्रोपिक स्वेलिंग हमको मिलेगी। तो ये कारण होता है सोडियम पोटेशियम पंप ना काम करने के कारण। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर आपका क्या है, एटीपी नहीं बन रहा है। एटीपी क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि आपको मैंने बताया है पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी में कि हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो सेल में हाइपोक्सिया मतलब सेल में ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो सोडियम पोटेशियम पंप को एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा, सोडियम अंदर रुक जाएगा, सोडियम अंदर रुक जाएगा तो पानी रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगी और सेलुलर स्वेलिंग हमको मिलेगी। ये आपको मिलेगा, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक। तो ये आपका है मैकेनिज्म हो रहा है कैसे, सोडियम पंप डिस्टर्ब होने के कारण, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब ये होता है तो हम इसको पैथोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने के लिए आपको एग्जाम में, मैंने पहले ही बताया हुआ, वीडियो में पहले बताया है कि पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, कॉज लिखना है, पैथोजेनेसिस लिखनी है, पैथोजेनेसिस एक्चुअली में, और लास्ट में पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखना है। बिना पैथोलॉजिकल चेंजेस के आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो
दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रॉसली और एक होता है माइक्रोस्कोपिकली। ग्रॉसली मतलब जब आप नेकेड आई से देखेंगे बिना माइक्रोस्कोप के, और जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमको देखने मिलेगा। और इससे गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में आ सकते हैं। जैसे हाइड्रोपिक स्वेलिंग के जो कॉमन नेम है ये गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है, इसका कॉज क्या है ये आपको आ सकता है, एग्जैक्टली सोडियम रिटेंशन के कारण हो रहा है ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और पैथोलॉजिकल चेंजेस तो आपको मिलते हैं बहुत बार गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो ग्रॉसली हम बात करेंगे इफेक्टेड ऑर्गन सच एज लीवर, किडनी, हार्ट मसल्स। यदि लीवर में, किडनी में, लीवर, किडनी, हार्ट मसल्स, यदि लीवर में, किडनी में, हार्ट मसल्स में, वहां की मसल्स की सेल में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है, मतलब वहां पर सेलुलर स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो सेल कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी एंड स्वेल हो जाएगी। जहां पर भी आप देखेंगे, ग्रॉसली देख रहे हैं हम लोग, मतलब नेकेड आई से देखेंगे, यदि मैं देखता हूँ लीवर की सेल को, तो यदि वहां पर सेलुलर स्वेलिंग हुई है तो वहां की जो सेल होगी वो कैसी हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी, कॉमन है आपको याद रखना है, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी वो, ठीक है। इसके अलावा लुक लाइक अ ओपेक, ओपेक, ओपेक क्या रखना है, मतलब ओपेक मतलब वो जो सेल के अंदर जो लिक्विड होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, धुंधला होगा, धुंधला, ठीक है, अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी, ओपेक हमको दिखेगा, अपारदर्शी दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, बिल्कुल धुंधला दिखेगा, ओपेक। तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, क्लाउडी स्वेलिंग बोल रहे हैं, क्लाउड मतलब धुंधलापन आपको दिखेगा, ठीक है ना। एंड लास्ट में यदि हम कट सरफेस देखते हैं उसकी, तो हमको मिलेगी बल्ज आउटवर्ड, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, बल्ज मिलता है, बल्ज मतलब स्वेलिंग, ऐसी फूला, जैसे कि आप मान लीजिए ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। यदि हम बल्ज की बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं बल्ज आउटवर्ड, मतलब ये हमको ऐसा बाहर की ओर निकला हुआ दिखेगा ड्यू टू वाटर। वाटर कट क्या होगा, यदि हमने ऑर्गन को कट किया तो आपको ऐसे बहुत सारे बल्ज दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि सेल के अंदर एक्सेसिव एब्नॉर्मल वाटर आ गया है, जो क्या कर रहा है, आपके सेल की मेम्ब्रेन को ऐसा बाहर बल्ज कर दे रहा है, ठीक है ना। बाहर की ओर फूल जा रही है, स्वेलिंग आ जा रही है, बाहर की ओर सेल फूल गई है, बाहर की ओर निकल गई है, शेप उसका बिगड़ गया है, उसे हम बोलते हैं बल्ज, ये होता है बल्ज। ऐसा आपको दिखेगा, आप देखेंगे तो ऐसे कट सरफेस देखेंगे तो बाहर आपको सेल के पार्ट कुछ फूले हुए दिखेंगे, जिसे हम बोलेंगे बल्ज आउटवर्ड, लुक लाइक, ठीक है। तो कट सरफेस हमको बल्ज मिलेगा आउटवर्ड, लुक लाइक कैसा मिलेगा, ओपेक मतलब अपारदर्शी है, लार्ज हमको सेल मिलेगी, स्वेल हमको सेल मिलेगी, यदि हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के देखते हैं। यदि हम माइक्रोस्कोप का यूज करके देखते हैं तो बस आपको क्या मिलेगा, स्वेलिन मिलेगा, सेल में स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जितने ऑर्गेनेल्स है उसमें भी हमको स्वेलिंग मिलेगी, क्योंकि वहां भी पानी अंदर चले जाएगा, ठीक है। माइक्रोवेस्कुलेचर कंप्रेस्ड मिलेगा, क्या होगा, जो पानी कण क्या होगा, जो उसका माइक्रोवेस्कुलेचर है सेल का, वो कैसा हो जाएगा, दब जाएगा, ठीक है ना। पहला क्या बताया मैंने आपको, स्वेलिन मिलेगी, सेल में स्वेलिंग मिलेगी क्योंकि वहाँ वाटर जमा है। जो माइक्रोवेस्कुलेचर है जो सेल का, वो कंप्रेस मिलेगा क्योंकि पानी जमा हो गया है तो वो कंप्रेस कर देगा। फिर क्या मिलेगा आपको, वहां पर सोडियम का रिटेंशन मिलेगा, आपको सोडियम बहुत सारा दिखेगा, माइक्रोस्कोप देखेंगे तो सोडियम मॉलिक्यूल आपको बहुत सारा दिखेगा। फिर क्या मिलेगा आपको, जो वहाँ स्मॉल वैक्यूल मिलेंगे, छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगे, स्मॉल क्लियर वैक्यूल दिखेंगे, क्योंकि पानी कण, मैंने आपको बताया था वैक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको वैक्यूल मिलेगा, माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे, नेकेड आई से आप नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सब में क्या मिलेगा हमको, डायलेटेशन मिलेगा या स्वेलिंग मिलेगी, सब में हमें क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी। और खासकर हम यदि बात करेंगे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हमको क्या मिलेगा, ब्लैब, ब्लैब मतलब ब्लैब या ब्लड जो है, बल्ज जो है सेम ही है, ब्लैब फॉर्मेशन मतलब ऐसा ही वो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। कहीं में आपको हो सकता है ऐसा मिले, ठीक है। तो ये आपको ऐसी सरफेस मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसमें ब्लैब फॉर्मेशन, ब्लैब, BLEB, ब्लैब कई बार गवर्नमेंट जॉब में आया है। आपको ब्लैब फॉर्मेशन कब मिलता है, सेलुलर स्वेलिंग में मिलता है, हाइड्रोपिक स्वेलिंग में मिलता है, क्लाउडी स्वेलिंग में मिलता है, ब्लैब फॉर्मेशन, बल्ज फॉर्मेशन, आउटवर्ड बल्ज फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं। और ये जितने के जितने जो चेंजेस हुए हैं, जो सेलुलर स्वेलिंग हुई है, ये रिवर्सिबल है। यदि हमने कॉज को रिमूव किया तो ये नॉर्मल हो जाएगा, सब सेल नॉर्मल हो जाएगी, अंदर सब स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक। तो आपको याद रखना है
कि यदि आपको कहीं सेलुलर स्वेलिंग मिल रही है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं सिर्फ कॉज को रिमूव करके, बिना मेडिकेशन के कॉज को रिमूव कर दीजिए, या कॉज को रिमूव करने के लिए कोई मेडिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, मेडिसिन देकर कॉज को रिमूव करिए तो सेल हो जाएगी नॉर्मल। मतलब हम सेलुलर स्वेलिंग वाले पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला देख रहे हैं हम लोग सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक स्वेलिंग।